नमस्ते बच्चों, मैं राहुल त्यागी आपका विषय अध्यापक कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान इतिहास का दूसरा पाठ चल रहा है। इसी पाठ के तीसरा भाग लेकर उपस्थित हूँ। अभी हमने असहयोग आंदोलन के बारे में पढ़ा पिछली वीडियो में। इस वीडियो में हम नमक यात्रा या डांडी यात्रा, सविनय अभिज्ञा आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। क्या है देखिए, सविनय अभिज्ञा आंदोलन नमक कर समाप्त करने सहित गांधी जी की 11 मांगे और इनके पीछे उनका उद्देश्य है। जो 11 मांगे थी वो क्या थी, उनका क्या उद्देश्य था। देखिए, भारत के लोगों को एकता के सूत्र में बांधने के लिए यानी एक करने के लिए गांधी जी को नमक एक शक्तिशाली उपाय अथवा प्रतीक के रूप में उचित लगा। आप जानते हो नमक का ही कार्य क्यों किया। सभी जानते हैं कि नमक सब खाते हैं, और अगर जब नमक खाना बंद कर देंगे तो नमक जैसी समस्या, जब एक नमक का एक प्रतिबंध हम लगा देंगे तो ऐसे में पूरे देश के अंदर एक समस्या पैदा हो जाएगी। इसी को ध्यान में रखकर 31 जनवरी 1930 को उन्होंने उस समय के वायसराय 11 को एक पत्र लिखा। उस समय का जो इनका एक ब्रिटिश सरकार का जो कहेंगे उस समय का जो एक जनरल था या जो उस समय का देखरेख करने वाला व्यक्ति था, उसे एक पत्र लिखा वायसराय को। उन्होंने क्या लिखा, उसमें 11 मांगे थी उल्लेख की थी। इन मांगों में कुछ सामान्य मांगे भी थी, अन्य कुछ मांगे उद्योगपतियों, किसानों आदि विभिन्न सामाजिक वर्गों से सम्मिलित थी। अपनी इन मांगों के आधार पर महात्मा गांधी जी समाज के सभी वर्गों को अपने आंदोलन में जोड़ना चाहते थे। इनमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण मांग नमक कर को समाप्त करने से संबंधित थी। आप जानते हैं नमक पर जो बहुत तगड़ा कर लगा रखा था, यानी जो नमक था उस पर क्या था, कर लगा रखा था, टैक्स लगा रखा था, उसे उस पर समाप्त करने की थी। नमक एक ऐसा पदार्थ है जिसे सभी प्रयोग में लाते थे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए गांधी जी ने नमक पर कर लगाना और उसके उत्पादन पर सरकारी इजाज़तदारी को सरकार के सबसे अधिक दमनकारी कदम बताया। कहते हैं कि जो नमक है, अगर उस पर कर लगेगा, अगर उस पर हम ज़बरदस्ती उस चीज़ पे कार्य कराया जाएगा या सरकार के अधीन होगा, तो ऐसी चीज़ पे समस्या जनता को होने वाली है। तो ऐसे पदार्थ को उन्होंने चुना जिसका प्रयोग में सभी लाते हैं। ठीक है, इसी बात को ध्यान में रखते गांधी जी ने नमक पर कर लगाना और उसके उत्पादन पर सरकारी इजाज़तदारी जो को सरकार को सबसे अधिक दमनकारी कदम बताया। उन्होंने जब इस तरीके की बात को उन्होंने रखा जिससे कि सरकार इस बात को समाप्त करे, कर को समाप्त करे और जनता को इसका दाव हो। गांधी जी का सरकार को अल्टीमेटम और उनकी डांडी यात्रा, जब उन्होंने इस बात को नहीं माना तो उन्होंने सरकार को अल्टीमेटम भी दिया, एक चेतावनी भी दी। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने डांडी यात्रा शुरू कर दी। कहते हैं वायसराय के नाम पर लिखा गया गांधी जी का पत्र एक चेतावनी अथवा अल्टीमेटम के रूप में भी था। अपने इस पत्र में गांधी जी ने यह भी लिखा था कि यदि ब्रिटिश सरकार 11 मार्च तक उनकी मांगों को स्वीकार नहीं कर पाई तो कांग्रेस सविनय अभिज्ञा आंदोलन शुरू कर देगी। उधर गांधी जी का पत्र प्राप्त करने के उपरांत भी लॉर्ड इरविन झुकने के लिए तैयार नहीं हुआ। इसका परिणाम यह हुआ कि गांधी जी ने अपने क्षेत्र व्यक्ति जो उनके साथ थे, वॉलंटियर के साथ नमक यात्रा शुरू या प्रारंभ कर दी। यानी 76 व्यक्ति उनके साथ थे। गांधी जी ने साबरमती आश्रम से 240 किलोमीटर दूर गांधी जी ने डांडी नमक एक कस्बे में जाकर समाप्त होनी थी। यानी ये जो यात्रा थी उनकी साबरमती आश्रम से शुरू होकर एक डांडी नामक स्थान तक वहां जाकर समाप्त होनी थी, इसलिए इसका नाम डांडी यात्रा भी रख दिया गया। यह यात्रा लगभग 24 दिन तक चली और प्रत्येक दिन गांधी जी ने अपने टोली के साथ 10 मील की यात्रा पूरी की। वे जिस भी स्थान पर रुकते थे वहीं हजारों लोग उनके सुनने के लिए पहुंच जाते थे। अपने स्वभाव में गांधी जी लोगों के सामने स्वराज का वास्तविक अर्थ स्पष्ट करते थे, यानी आज़ादी के बारे में बताते थे। लोगों से आह्वान करते थे कि अंग्रेज सरकार को शांतिपूर्ण ही अविज्ञा करे, यानी शांतिपूर्ण ही अपना निवेदन करे, शांतिपूर्ण तरीके से उनसे बात करे, अर्थात अंग्रेजों की आज्ञा को न माने। वो क्या करते थे कि उनकी जो बातें थी उन्हें ना माने। अपनी यात्रा पूरी करने के उपरांत अंततः गांधी जी डांडी पहुंच गए और सत्याग्रही के साथ समुद्र का पानी उबालकर नमक बनाना शुरू कर दिया। इसी प्रकार से सविनय आंदोलन के पहले चरण के रूप में अंग्रेजों को कानून की अवज्ञा शुरू हो गई। यानी उनकी जो आज्ञा थी, जो उनकी जो बात थी उनको मानना, यानी क्या करें, उन्हें समाप्त करनी शुरू कर दी, उन्होंने मानना मना कर दिया। आगे क्या कहते हैं इसमें, कहते हैं सविनय अभिज्ञा आंदोलन शुरू और लोगों की अवज्ञाकारी गतिविधियाँ। नमक कानून का
डांडी में उल्लंघन करने के साथ ही सविज्ञा आंदोलन का शुरू हो गई। असहयोग आंदोलन की तुलना में यह आंदोलन इस दृष्टि से भिन्न था कि लोगों को इस बात के लिए आह्वान किया गया था कि वे अंग्रेजों के साथ केवल सहयोग ही न करें अपितु अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए कानूनों का उल्लंघन भी करें। अब असहयोग आंदोलन का अलग था और ये सविज्ञा अभिज्ञा आंदोलन क्या था, ये सविनय जो था ये अलग था, इसमें इनके कानून को नहीं माना जाता था। साथ ही केवल असहयोग ही नहीं अपितु इनके कानून, इनके बनाए द्वारा कानून को भी नहीं मानना था। सविनय अभिज्ञा आंदोलन के समय हजारों लोगों ने नमक कानून का उल्लंघन किया, जो उन्होंने ब्रिटिश सरकार ने जो कानून बना रखा था नमक कानून, उसका भी विरोध किया। साथ ही नमक बनाने वाली सरकारी जो कारखानों के सामने जाकर प्रदर्शन किया। यहाँ जब यह आंदोलन फैला तो लोगों ने विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करना भी शुरू कर दिया। शराबों की दुकानों में पैकेटिंग की जाने वाली जो चीज़ें पैक की जा रही थी वो भी क्या करने लगी, उन पर भी प्रतिबंध कर दिया। देश भर के किसानों ने लगान और चौकीदारी कर को चुकाने से इनकार कर दिया। जो लोग गांव में सरकारी विभागों में कर्मचारी के रूप में नियुक्ति थे, उन्होंने सरकार को अपना त्यागपत्र देना शुरू कर दिया। अनेक स्थानों पर जंगलों में रहने वालों ने वन कानून का उल्लंघन करना शुरू कर दिया। वे सरकारी पाबंदी के उपरांत भी वनों से जलाने हेतु लकड़ी को बीनने लगे और अपने मवेशियों को चराने के लिए आरक्षित वनों में प्रवेश करने लगे। इस सारे कानून, इसी आंदोलन के अंदर ये सारे काम करने शुरू लोगों ने कर दिए। फिर कहते हैं सरकार की हिंसा कार्रवाई और लोगों का उग्र होना। देश भर में लोगों की इन अवज्ञाकारी कार्रवाई से अंग्रेजों को सरकार चिंतित हो उठी और उसने कांग्रेसी नेताओं की गिरफ्तारी करना शुरू कर दिया। उन्होंने अनेक स्थानों पर प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच हिंसा टकराव भी हुआ। अप्रैल 1930 में महात्मा गांधी जी के प्रति समर्पित खान अब्दुल्ला गफ्फार को अंग्रेज सरकार ने गिरफ्तार कर लिया। इसी घटना में उग्र होकर सोलापुर के औद्योगिक मजदूरों ने अंग्रेज सरकार की पुलिस चौकियां, नगर पालिका की इमारतें, अदालत और रेलवे स्टेशनों पर हमले शुरू कर दिए। इन सब उग्र कार्रवाइयों को देखते हुए अंग्रेज सरकार भयभीत हो गई। उसने निर्मम तरीके से आंदोलनकारियों को दमन करना आरंभ कर दिया, यहाँ तक कि शांतिपूर्ण सत्याग्रहियों पर भी हमले किए और महिलाओं एवं बच्चों तक की पिटाई की। सारे देश में लगभग 1 लाख लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। देखिए कितनी तरीके से अंग्रेजों ने ये कार्य किया कि महिलाओं और बच्चों तक को भी उन्होंने गिरफ्तार कर लिया और लगभग 1 लाख के आसपास उन्होंने गिरफ्तारी की। आगे कहते हैं सविनय अभिज्ञा आंदोलन वापस, गांधी इरविन समझौता और गोलमेज सम्मेलन। कहते हैं आंदोलनकारियों ने उग्र होने और सरकार की दमनकारी कार्रवाई को देखते हुए महात्मा गांधी ने एक बार पुनः सविनय आंदोलन वापस ले लिया। 5 मार्च 1931 को उन्होंने लॉर्ड इरविन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। क्या है वो समझौता, देखिए दांडी यात्रा का चित्र देखा है बच्चों। कहते हैं इतिहास में ये समझौता गांधी इरविन समझौते के नाम से जाना जाता है। इस समझौते में गांधी जी ने लंदन में आयोजित होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन को भाग लेने हेतु अपनी सहमति व्यक्त कर दी। इससे पूर्व कांग्रेस के द्वारा पहले गोलमेज सम्मेलन में बहिष्कार किया जा चुका था। पहले सम्मेलन में नहीं गए थे इंग्लैंड के अंदर, दूसरे में जाने की सहमति दे दी, वहाँ पर गांधी जी ने ये स्वीकृति दे दी। इस समझौते के बदले सरकार देश की राजनीतिक कैदियों को रिहा करने के लिए मान गई। दिसंबर 1931 में गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन पहुंचे, परंतु वहां उनके साथ हुई वार्ता बीच में ही टूट गई और गांधी जी निराश होकर वापस भारत लौट आए। यानी जब वहाँ गए तो उनके साथ जो वार्ता चल रही थी वो बीच में ही टूट गई। इस कारण गांधी जी निराश होकर वहाँ से वापस लौट आए। कौन से गोलमेज सम्मेलन में? दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। क्वेश्चन भी आपके इसमें, दूसरा गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ? इंग्लैंड के अंदर। सरकार का पुनः दमन चक्र और सविनय आंदोलन पुनः शुरू। जब महात्मा गांधी लंदन से वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि अंग्रेज सरकार ने पुनः नए सिरे से अपना दमन चक्र शुरू कर दिया है, यानी फिर दोबारा सरकार सताने लगी है लोगों को। पंडित जवाहरलाल नेहरू और गफ्फार खां दोनों ही इस समय के जेल में बंद थे। सरकार ने गांधी जी कांग्रेस को एक गैर कानूनी पार्टी घोषित कर दिया। इसके साथ ही जनसभाएं, प्रदर्शन और किसी भी प्रकार के बहिष्कार जैसी आंदोलनकारियों की गतिविधियों पर रोक लगाने के सख्त कदम उठाए जा रहे थे। यह सब बात देखकर सारी आकांक्षाओं को उपरांत भी महात्मा गांधी जी ने सविनय आंदोलन को पुनः शुरू कर दिया। लगभग साल भर तक यह आंदोलन चलता रहा, परंतु 1934 ईस्वी में तक आते आते सविनय आंदोलन की गति धीमी पड़ गई। ये धीमी क्यों पड़ी, इसका कारण क्या बना, किस तरीके से लोगों ने इस चीज़ को विरोध करना शुरू किया? ठीक है, कहते हैं इसमें बीच में डायग्राम देखा, क्रांति की इस पूजा वेदी पर हम अपने जीवन यौवन नववेद के रूप में लाए हैं। कहते हैं अनेक राष्ट्रवादियों का विचार था कि अहिंसा के माध्यम से अंग्रेजों के विरुद्ध किए जाने वाला संघर्ष सफल नहीं हो सकता। 1928 ईस्वी दिल्ली के फिरोजा शाह कोटला मैदान में हुई एक बैठक में हिंदुस्तानी
सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की स्थापना हुई। इसमें प्रमुख नेता भगत सिंह, जतिनलाल, अजय घोष सम्मिलित थे। इस आर्मी ने देश के विभिन्न भागों में अपनी कार्रवाई करते हुए ब्रिटिश सत्ता के कई प्रतीकों को अपना निशाना बनाया। 1929 ईस्वी में भगत सिंह को भुवनेश्वर दत्त को लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका। उन्होंने एक ऐसी जगह में जाकर बम फेंका। इसी वर्ष उसी ट्रेन को भी उड़ाने का प्रयास किया जा रहा था जिसमें लॉर्ड इरविन यात्रा कर रहे थे। जिस समय भगत सिंह पर ब्रिटिश सरकार ने मुकदमा चलाया तो उस समय उनको फांसी दे दी गई और उनको भी फांसी दे दी गई। उस समय उनकी आयु केवल 23 वर्ष की थी। बच्चों जानते हो भगत सिंह की आयु उस समय कितनी थी जब उन्हें फांसी दी गई? 23 वर्ष की आयु के थे वो। अपने मुकदमे के दौरान भगत सिंह ने कहा कि वे बम और पिस्तौल की क्या है बम और पिस्तौल को प्रार्थना नहीं करते बल्कि समाज में क्या क्रांति चाहते हैं। और उन्होंने कहा क्रांति मानव जाति का जन्मजात अधिकार है जिसका अपहरण नहीं किया जा सकता। स्वतंत्रता प्रत्येक मनुष्य का जन्मजात अधिकार है। श्रम वर्ग ही समाज का वास्तविक पोषक है। जनता को सर्वोपरि सत्ता की स्थापना श्रमिक वर्ग का अंतिम लक्ष्य इन आदर्शों के लिए है और इन विश्वास के लिए हम जो भी दंड दिया जाएगा उसका हर्ष स्वागत करेंगे। क्रांति की इस पूजा वेदी पर हम अपने जीवन नवेद के रूप में लाए हैं क्योंकि ऐसे महान आदर्शों के लिए बड़े बड़े त्याग भी कम है। हम संतुष्ट हैं कि क्रांति के आगमन पर उत्सुकतापूर्वक प्रतीक्षा कर रहे हैं। इंकलाब जिंदाबाद इस तरीके से कहते हैं कि इन व्यक्तियों को क्या हुआ, इन्होंने एक नई ऊर्जा नई क्रांति की प्रेरणा लोगों को दी। किसने? भगत सिंह ने। कहते हैं लोगों ने आंदोलन को कैसे लिया। सविनय अविद्या आंदोलन के शुरू होने उसके दौरान होने वाली घटना और उसकी गति धीमी होने की जानकारी प्राप्त करने के उपरांत हमें यह भी देखना चाहिए कि आंदोलन को किन सामाजिक समूह ने भाग लिया, उन्होंने इस आंदोलन में किन कारणों से अपनी सक्रियता दिखाई, उनके आदर्श क्या थे और उनकी दृष्टि में स्वराज का अर्थ क्या था। यही सब जानकारी हेतु नीचे कुछ शीर्षकों में अंतर्गत देश के किसानों, व्यवसायिकों, श्रमिकों और महिलाओं के सविनय आंदोलन के में भूमिका प्रकाश डाला गया है। देखिए इसी में ही डाला गया है। उन्होंने क्या कहा है? कहते हैं सविनय अविद्या अथवा सिविल नफरमानी आंदोलन में गांव के अमीरों गरीबों किसानों के बीच की भूमिका, यानी वो जो लोग इसमें जुड़े गांव के लोग थे उनके बारे में भी इसमें कहा गया है। गांव में जो किसान समुदाय संपन्न थे जैसे गुजरात में पट्टीदार और उत्तर प्रदेश के जाट किसान सविनय आंदोलन में अविद्या आंदोलन में सक्रिय रहे। इसके अनेक कारण थे कि वे व्यावसायिक फसलों की खेती करते थे, व्यापार में मंदी आने की और निरंतर गिरती कीमतों से भी बहुत अधिक परेशान थे। एक और उनकी नगद आय समाप्त हो जा रही थी, दूसरी ओर उनके लिए सरकारी लगान चुकाना भी असंभव हो गया था। सरकार लगान करने के लिए तैयार नहीं थे। कहते हैं सरकार लगान कम करने को तैयार नहीं थी। इसी कारण वो इस संपन्न किसानों से भारी असंतोष था और इसलिए उन्होंने सविनय आंदोलन में पूरी सक्रियता से भाग लिया। उन्होंने अपने किसानों के समुदाय को एकजुट किया और जो किसान इस आंदोलन में भाग नहीं लेना चाहते थे उनका बहिष्कार करके इस आंदोलन में भाग लेने के लिए विवश कर दिया। फिर भी उनका यह आंदोलन संघर्ष अथवा स्वराज की लड़ाई की सरकार द्वारा क्या हुआ बच्चों, वसूल किए जाने वाले भारी लगान के विरोध ही था, जबकि गांधी जी ने किसानों के लगान को घटे बिना ही सविनय आंदोलन को वापस ले लिया। उन्होंने इससे बड़ी निराशा हुई। यही कारण था कि जब महात्मा गांधी ने पुनः इसको शुरू किया 1932 ईस्वी में, तो सविनय अविद्या आंदोलन शुरू किया गया तो किसानों ने आंदोलन भाग लेने से अस्वीकार कर दिया। क्योंकि मना क्यों करा? क्योंकि पहले जब वो भाग ले चुके थे उसमें उनका वो कर वाला कार्य जो नहीं हो पाया, जिसलिए वो जुड़े थे, लगान का टैक्स जो था वो नहीं समाप्त हो पाया। और फिर गांधी जी ने वो वापस ले लिया सविनय आंदोलन। अब वो दोबारा उस सविनय आंदोलन में कैसे जुड़े? क्योंकि पहले उनका विश्वास टूट चुका था। फिर क्या होता है बच्चों, संपन्न किसानों के समान गरीब किसान केवल लगान की कमी नहीं चाहते थे। उन गरीब किसानों से भी अधिकांश किसान ऐसे थे जिनके पास जमीन और पट्टे लेकर खेती कर रहे थे। इन जमींदारों से खेती ले रखी थी, पट्टे ले रखे थे, उस पर खेती कर रहे थे। जब विश्वव्यापी महामंदी काफ़ी समय तक चली और किसानों की नगद आय कम होने लगी तो छोटे पट्टेदारों की जमीन की किराया चुकाना भी कठिन हो गया। इसलिए वे किसान चाहते थे कि उन्हें जमींदारों की जो किराया चुकाना था उसे माफ़ कर दिया जाए। इसी उद्देश्य से उन्होंने कई रेडिकल आंदोलनों में भी भाग लिया। इन्हीं रेडिकल आंदोलनों में नेतृत्व प्राय समाजवादी और कम्युनिस्ट नेताओं ने द्वारा किया जा रहा था। दूसरी ओर कांग्रेस अमीर किसानों और अमीर जमींदारों के नाराज होने के भय से इस प्रकार के गरीब किसानों के किराया विरोधी अथवा भाड़ा विरोधी
आंदोलन में अपना समर्थन देने की संकोच करती थी। यही एक ऐसा कारण था जिस कारण कांग्रेस और गरीबों किसानों के बीच के संबंध में अनिश्चितता बनी रही। यानी कांग्रेस को ये लगा था कि अगर हम इनका सहयोग करेंगे तो जो जमींदार हैं, जो बड़े बड़े व्यापारी लोग हैं, वो इनसे नाराज हो जाएंगे। वो दोनों चीज़ों में ही व्यस्त लगती थी, इसलिए कारण वो अपनी बात को क्लियर नहीं कर पाती थी, इसलिए वो इनसे अनिश्चित ही बने रहे। यानी किसानों और गरीबों के बीच उनका संबंध अच्छा नहीं बना। इस वीडियो में हमने सविनय आंदोलन और दांडी मार्च के बारे में, दांडी यात्रा के बारे में पढ़ा। बच्चों, अगली वीडियो में व्यवसायी वर्ग और व्यापारी और उद्योगपतियों की भूमिका क्या रही, इसके बारे में अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे। नमस्कार।